बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइटिंग के चैप्टर नंबर 6 की पार्ट 3 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल मसल कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस का। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल की लेंथ सेम रहती है, टोन चेंज होती रहती है, जबकि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल की टोन सेम रहती है और लेंथ चेंज होती रहती है। एक और वीडियो से मैं आपको ये दोनों टर्म समझाता हूँ। अच्छा, इसमें आपने बाइसेप पे गौर करना है। ये पहले आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें देखिएगा कि मसल की टोन सेम होगी, जबकि लेंथ, ये देखिए मसल की लेंथ डिक्रीज कर रही है कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ, और इसी तरह मसल की लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आप देखिएगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें मसल की लेंथ सेम रहेगी, जबकि टोन या टेंशन ऑफ द मसल इंक्रीज कर देगी। ठीक है, अब देखिएगा एक वेट हाथ के ऊपर डालने लगे हैं, ये वेट ऐड ऑन किया गया हाथ पे, इससे जो बाइसेप है उसकी टेंशन इंक्रीज कर गई। बाइसेप वर्क कर रहा है इस वेट को उठाने के लिए, लेकिन क्या लेंथ कम ज़्यादा हो रही है? नहीं। तो ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। यही चीज़ गार्टन की इस डायग्राम में उन्होंने शो की हुई है। पहले आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन शो की है, इसमें मसल की टोन सेम है, जबकि साइज आप देख सकते हैं चेंज हो गई है। फिर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात की हुई है, इसमें आप देखते हैं मसल की लेंथ सेम है, जबकि टोन चेंज हो गई है या टेंशन चेंज हो गई, जो हमें के इस मीटर से पता चलती है। ठीक हो गया। फिर पैराग्राफ में वो डिस्कस करते हैं कि मसल का साइज बहुत वेरी कर सकता है। स्टेपीडियस जैसा स्मॉल मसल भी होता है और कॉर्डिसेप्स जैसे बड़ा मसल भी होता है। इसी तरह मसल फाइबर का डायमीटर बहुत वेरी कर सकता है, 10 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है और 80 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है। सिमिलरली एनर्जेटिक्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत वेरी कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत वेरी कर सकते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक यानी टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का यहाँ पर उन्होंने तज़किरा किया है कि ऑक्यूलर मसल बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है और सोलियस मसल बहुत स्लो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये मुख्तलिफ मसल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स। किसी जगह पे हमें पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, किसी जगह पे हमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली सारे मसल्स के अंदर दो तरह के फाइबर्स मौजूद होते हैं, एक स्लो मसल फाइबर्स और एक फास्ट मसल फाइबर्स। जो मसल फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसमें फास्ट मसल फाइबर्स ज्यादा होंगे, स्लो मसल फाइबर थोड़े होंगे। और जो सोलियस की तरह के मसल हैं जो कि पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं लेकिन स्लो कर रहे हैं, तो इनके अंदर स्लो मसल फाइबर ज्यादा होंगे, फास्ट थोड़े होंगे। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कर दी फास्ट वर्सेस स्लो मसल फाइबर्स। अब इनका उन्होंने एक कंपैरिजन दिया हुआ है, यानी दोनों तरह के फाइबर्स की उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हुई हैं। तो पहले स्लो मसल फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। स्लो मसल फाइबर्स साइज में स्मॉलर होते हैं, उनकी नर्व्स स्मॉलर होती हैं, ब्लड सप्लाई एक्सटेंसिव है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है और अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है। और ज्यादा मायोग्लोबिन होने की वजह से वो रेड कलर के नजर आते हैं, इसलिए हम उसको रेड मसल भी कह देते हैं। फिर फास्ट फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। इनका लार्ज साइज होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंसिव हो जाता है ताकि कैल्शियम रैपिडली दिए जा सके। इसी तरह ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम बहुत ज़्यादा होते हैं ताकि रैपिडली एनर्जी रिलीज की जा सके। ब्लड वेसल इसमें लेस एक्सटेंसिव है, माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूअर है और मायोग्लोबिन भी डेफिसिट है, यानी कम होती है इसके अंदर। मायोग्लोबिन कम होती है इसलिए वाइट सी अपीयरेंस होती है, हम इसको वाइट मसल भी कह देते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक थी तो बहुत सिंपल, अलबत्ता इनको याद कैसे करना है उसके लिए मैं निमोनिक तो नहीं कहते, बस सिंपल सी कुछ बातें हैं। स्लो फाइबर्स में सारे एस कम होते हैं और एमबीएम ज्यादा होता है, जबकि फास्ट फाइबर में सारे एस ज्यादा होते हैं और एमबीएम कम होता है। स्लो फाइबर में स्पीड कम, साइज कम, मायोग्लोबिन ज्यादा, ब्लड वेसल ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा। ठीक हो गया। इसी तरह से फास्ट फाइबर में स्पीड ज्यादा, साइज ज्यादा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ज्यादा, मायोग्लोबिन कम, ब्लड वेसल कम, माइटोकॉन्ड्रिया कम। ठीक हो गई बात। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं मैकेनिक्स ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। इसमें सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मोटर यूनिट का। मोटर यूनिट क्या होता है? एक नर्व फाइबर से आगे जितने भी मसल फाइबर्स अटैच्ड हैं उन सबको हम कहते हैं मोटर यूनिट। ठीक हो गया। मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये आप समझ लें कि एक मसल है और इसके अंदर ये जितनी लाइंस है ना, ये सारे मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, ये एक नर्व आ रही है जो कि आप देख सकते हैं आगे 3 मसल फाइबर्स से अटैच्ड है। तो अगर इस नर्व में कोई सिग्नल आएगा तो ये तीनों मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास एक मोटर यूनिट हो गया। ये ग्रीन वाले फाइबर्स एक मोटर यूनिट फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह की जितनी भी ब्लू मसल फाइबर्स हैं, इन सब को ये वाली नर्व सप्लाई कर रही है। तो अगर इस नर्व में कोई मैसेज आएगा तो ये सारे ब्लू वाले फाइबर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये सारे ब्लू वाले फाइबर्स एक मोटर यूनिट है। ठीक है, ये छोटा मोटर यूनिट है, सिर्फ 3 फाइबर्स हैं। ये जरा बड़ा मोटर यूनिट है, इसमें ज्यादा फाइबर्स हैं। ठीक हो गई बात। अब दूसरी बात जो आपने समझनी है वो ये, जिन मसल्स में हमें प्रिसाइज कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है ना, छोटे मसल्स हैं, जरा प्रिसाइज कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, बड़ी एक्यूरेसी भी चाहिए हमें, उन मसल्स के अंदर आमतौर पे छोटे मोटर यूनिट्स होते हैं। यानी एक नर्व फाइबर के आगे थोड़े मसल फाइबर्स लगे हुए होते हैं। और जो बड़े बड़े मसल्स हैं, सोलियस मसल हो गया, क्वाड्रिसेप्स हो गए, ऐसे बड़े किस्म के मसल्स हैं,
उन मसल्स के अंदर बड़े बड़े मोटर यूनिट्स होते हैं, यानी उनमें एक नर्व के आगे कुछ 100 मसल फाइबर लगे हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें ऐसे हमें प्रिसाइज मूवमेंट नहीं चाहिए होती ना, बस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है हमने। तो ये वाली बात उन्होंने यहाँ पे डिस्कस कर दी। आगे आते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में समेशन किस तरह की होती है। दो तरह की समेशन होती हैं। समेशन होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए कुछ चीज़ों को, कुछ फैक्टर्स का ऐड हो जाना। एक आपके पास मसल फाइबर समेशन होती है और एक आपके पास फ्रीक्वेंसी समेशन होती है। इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं मसल फाइबर समेशन को। मसल फाइबर समेशन में होता क्या है, अगर हमने थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवानी है ना, तो हम थोड़े से सिग्नल्स भेजते हैं। थोड़े से सिग्नल्स की वजह से होता ही है, जो स्मॉलर मोटर यूनिट्स हैं वो तो एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन उसी मसल में जो लार्जर मोटर यूनिट्स है ना, वो एक्साइट नहीं होते। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब अगर हमने किसी मसल की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवानी है तो ढेर सिग्नल भेजते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े मोटर यूनिट्स भी एक्साइट हो जाती हैं, छोटे मोटर यूनिट्स भी एक्साइट हो जाती हैं। ज्यादा मोटर यूनिट्स एक्साइट हो गए, ज्यादा नंबर ऑफ मसल फाइबर एक्साइट हो गए, तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स इंक्रीज कर जाएगी। समझ आ गई बात की। ये जो फिनोमेना है ना साइज का, कि थोड़े सिग्नल आएंगे तो छोटे मोटर यूनिट स्टिमुलेट होंगे, ज्यादा सिग्नल आएंगे तो बड़े मोटर यूनिट भी स्टिमुलेट हो जाएंगे, इसको हम नाम देते हैं साइज प्रिंसिपल। इस फिनोमेना को क्या नाम देते हैं, साइज प्रिंसिपल। एक दो मैं यहां से भी रीड कर देता हूं। एज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इंक्रीजेस, लार्जर एंड लार्जर मोटर यूनिट्स बिगिन टू बी एक्साइटेड एज वेल। ठीक है, फिर वो बता रहे हैं कि लार्जेस्ट मोटर यूनिट स्मॉलेस्ट से कई दफा इतना फर्क होता है कि बड़े मोटर यूनिट की कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को 50 गुना ज्यादा हो सकती है, इतने बड़े मोटर यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं विद द लार्जेस्ट मोटर यूनिट ऑफन हैविंग एज मच एज 50 टाइम्स द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स। ठीक बात समझ में आ गई। फिर इस पैराग्राफ में वो ये बता रहे हैं कि जो एक से ज्यादा मोटर यूनिट्स है ना, ये हमारी स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं। मसलन एक मोटर यूनिट कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहा था, अब ये वाला मोटर यूनिट जब रिलैक्स होगा तो कोई और मोटर यूनिट कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहा होगा, यानी हर वक्त कुछ ना कुछ मोटर यूनिट्स कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहे होंगे, तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन देखी जाए तो वो स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास मसल फाइबर समेशन। फिर नेक्स्ट आती है आपके पास फ्रीक्वेंसी समेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये आप ग्राफ को देखिएगा, जैसे जैसे हम रेट ऑफ स्टिमुलेशन को इंक्रीज करना शुरू कर देना, यानी स्टिमुलेशन पर सेकंड को इंक्रीज करना शुरू कर दें, स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ती है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरी कॉन्ट्रैक्शन के बीच में फर्क कम से कम होता चला जा रहा है। समझ आ रही है बात की। और कॉन्ट्रैक्शंस की स्पीड को तेज करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि एक कॉन्ट्रैक्शन और अगली कॉन्ट्रैक्शन के बीच में खास फर्क ही नहीं महसूस होता, इतनी रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती हैं। उसको हम नाम दे देते हैं टेटनाइजेशन। तो ये आपने देखा, स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इसमें बहुत है, क्योंकि ढेर मसल कॉन्ट्रैक्शन एक सेकंड में होती चली जा रही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉन्ट्रैक्शन में ताकत कितनी है, तो वो स्ट्रेंथ काफी होती है, लेकिन कोई खास फर्क ही नहीं पता चल रहा होता कि ये अब एक कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई है, दूसरी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई है, बस समझो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहता है मसल। ठीक हो गया, कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। तो ये टेटनाइजेशन हो गई। ये ग्राफ आपने देखा कि पहले फर्क था, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम रेट ऑफ स्टिमुलेशन को इंक्रीज करते थे, तो ये डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शंस कम होता गया और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करती गई। तो ये चीज आपने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट चलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। इसमें उन्होंने खासतौर पे एक मसल की आपको एग्जांपल दी हुई है। वैसे उन्होंने बताया है कि एक स्क्वायर इंच ऑफ द मसल तकरीबन बढ़िया 50 पाउंड आपका मतलब टेंशन बर्दाश्त कर सकता है। अब जो क्वाड्रिसेप मसल होता है लेग में, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग मसल है, उसका एरिया कितना है, 16 स्क्वायर इंचेस। इसका मतलब है ये तकरीबन कोई 800 पाउंड ऑफ टेंशन को भी मतलब बर्दाश्त कर सकता है। तो भाई ये इस तरह से कैलकुलेशन बताई हुई है, कोई ऐसी खास चीज नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं चेंजेस इन मसल स्ट्रेंथ स्टेयरकेस इफेक्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इस इफेक्ट के मुताबिक मसल के एक लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट के बाद जब आप मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाते हैं, तो शुरू की कॉन्ट्रैक्शंस की स्ट्रेंथ कम होती है और आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। मिसाल के तौर पे आप 1 घंटे से लेटे हुए हैं, ठीक है, आपके मसल्स बिल्कुल रेस्ट में हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप 50 मुक्के मारो, ठीक, तो पहला मसल मुक्का जो आप मारेंगे उसकी स्ट्रेंथ काफी कम होगी, हल्का सा मुक्का होगा, और करते करते दूसरा मुक्का उससे ज्यादा जोर से, तीसरा मुक्का उससे ज्यादा जोर से, करते करते 10वां मुक्का जो आप मारेंगे वो सबसे ज्यादा जोर से, मैक्सिमम फोर्स से आप मार रहे होंगे, ठीक, और फिर 20वां 30वां वो उसी मैक्सिमम फोर्स से आप मारते चले जाएंगे। यानी एक हद तक जो आपकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थी, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थी, वो इंक्रीज करती है। इसकी वजह हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमारा ख्याल है कि होता असल में इस तरह से है कि जो कैल्शियम लेवल है ना, जब मसल बड़ी देर से रेस्ट में है तो कैल्शियम लेवल उसमें कम होता है साइटोसोल में। एक दफा कैल्शियम रिलीज होता है, फिर अगली दफा कुछ मजीद कैल्शियम रिलीज होता है, करते करते कैल्शियम इंक्रीज करता जाता है, और आपको पता है कैल्शियम को इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं स्केलेटल मसल टोन की तरफ। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
जब आपका मसल रेस्ट में होता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई टोन या उसके अंदर कोई टेंशन है ही नहीं। तो इवन रेस्ट कंडीशन के अंदर भी आपके जो मसल है उसके अंदर कुछ ना कुछ टोन होती है और उसको हम नाम देते हैं स्केलेटल मसल टोन। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया मसल फटीग। क्या होता है? बड़ा जनरल सा मैकेनिज्म है मसल फटीग। तो क्या मतलब है मसल फटीग का? यानी मसल का थक जाना। काफ़ी देर बाद जो मसल का वर्कआउट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। असल में ग्लाइकोजन ख़त्म होना शुरू हो जाती है तो मसल का जो वर्क आउटपुट था वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा कई दफ़ा तो ये भी नोटिस किया है हमने कि वो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं ना, यानी जो नर्व सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता नर्व सिग्नल भी थोड़ा ढीला पड़ जाता है, वो भी थोड़ा कम सिग्नल आगे भेजता है। अल्टीमेटली होता ये है कि आपकी मसल की जो वर्क आउटपुट है वो कम हो जाती है, मसल थक जाता है, उसको हम ना देते हैं मसल फटीग। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी। आगे ब्लू बॉक्स को स्टडी करते हैं, लिवर सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसमें बड़ी सिंपल सी बात उन्होंने बताई हुई है कि हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लिवर्स बन रहे होते हैं। जिस तरह आप ये बाजू में देखते हैं एक तरह का लिवर बन रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल में तुम्हारे बाइसेप इस तरह से लगे होते हैं, यानी एल्बो से वो कह रहे हैं तकरीबन 2 इंच आगे लगे हुए होते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर बाइसेप बंदे का यूं इस तरह से होता तो यहाँ से खींचना आसान ना होता? आसान होता। तो इसलिए पोजीशन ऑफ द मसल या इंसर्शन ऑफ द मसल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। इसी तरह अगर ये बाजू की लेंथ छोटी होती, इतना सा बाजू होता, तो खींचना आसान होता है। इसलिए लेंथ ऑफ द लिवर भी बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। तो पोजीशन ऑफ द, अच्छा अब इसी तरह एक और चीज़, पोजीशन ऑफ लिवर चेक कीजिएगा। यूं बाजू की पोजीशन यूं हो गई है तो अब इसको खींचना ज़्यादा मुश्किल हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो लिवर सिस्टम में वेरी कर रही होती हैं, ये 4 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं। पोजीशन ऑफ द लिवर, डिस्टेंस ऑफ द फुलक्रम, ये सारा कुछ आपने सिंपल चीज़ें डिस्कस कर लिया। ये सारी जो लिवर की स्टडीज है इनको पढ़ने को हम कहते हैं काइनेसोलॉजी। सिंपल सी चीज़ थी, कोई ऐसी चीज़ में डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलते हैं पोजीशनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। सिंपल सी बात है कि हमारे बॉडी पार्ट्स की जो भी पोजीशनिंग होती है या खासतौर पर लिवर की जो पोजीशनिंग होती है वो रिलेटिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट होती है। एगोनिस्ट ऐसे मसल को कहते हैं जो दो मसल्स एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। मिसाल के तौर पे 2 मसल्स हैं, वो दोनों मसल्स बाजू को बेंड करने में रोल प्ले करेंगे तो उनको हम एगोनिस्ट कहेंगे। और एंटागोनिस्ट ऐसे मसल होते हैं जिनका ऑपोजिट इफेक्ट होता है, जैसा कि बाइसेप मसल को फ्लेक्स करता है और जो ट्राइसेप होता है वो मसल को एक्सटेंड करता है। तो ये दोनों आपस में एंटागोनिस्ट हैं। तो इस जगह पे जाहिर सी बात है जो ट्राइसेप है वो रिलैक्स हुआ होगा और बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की रिलेटिव कॉन्ट्रैक्शन से, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक रिलैक्स हो रहा है या दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बाजू स्ट्रेट हो जाएगा। तो इनकी रिलेटिव चीज़ों से हमारी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की जो पोजीशंस हैं वो आपके पास डिटर्मिन हो रही होती हैं। एक बात उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, पीछे की बात को रेफर किया हुआ है, हम एक बार दोबारा उसको देख लेते हैं। फिगर 6.10 में वो कहते हैं, आपको याद होगा, एलोंगेटेड मसल की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फोर्स के साथ होती है, शॉर्टेंड मसल की कॉन्ट्रैक्शन कम फोर्स के साथ होती है, ठीक है। तो हम दोबारा एक दफ़ा फिगर 6.10 को देख लेते हैं ताकि ये बात हमें दोबारा याद आ जाए। ये था हमारे पास फिगर 6.10, ये है नॉर्मल लेंथ। इससे ज़्यादा लेंथ होगी जिसको कहेंगे एलोंगेटेड और कम लेंथ होगी तो उसको कहेंगे शॉर्टेंड। तो शॉर्टेंड में आप देख सकते हैं टेंशन कम है या स्ट्रेंथ कम है और एलोंगेटेड में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो यही वाली बात उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, कोई इसमें ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी। आगे चलते हैं हम, रीमॉडलिंग ऑफ मसल्स टू मैच फंक्शन। मतलब क्या है इसका? किसी मसल से हम फंक्शन बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। एक बंदा है वो बॉडी बिल्डिंग करता है, उसके बाइसेप्स बहुत ज़्यादा फंक्शन करना है तो हम वो बाइसेप वाला जो मसल है वो रीमॉडल हो जाता है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और कोई मसला वो बंदा यूज़ ही नहीं कर रहा बहुत अरसे से, मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो बैठे ही रहता है पूरा दिन, ठीक है, वो अपने लेग के मसल यूज़ ही नहीं कर रहा, तो लेग के मसल रीमॉडल होंगे, वो कहेंगे यार हम अपने आप को थोड़ा हल्का कर लेते हैं, हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शन के मुताबिक मसल अपने आप को रीमॉडल करते हैं। क्या क्या रीमॉडलिंग होती है? हाइपरट्रॉफी होती है, एट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेजिया होता है। अब हम उन चीज़ों को स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं मसल हाइपरट्रॉफी एंड मसल एट्रॉफी। अच्छा, मसल का मास इंक्रीज कर जाए तो उसे हम कहते हैं मसल हाइपरट्रॉफी, और मसल का मास डिक्रीज कर जाए तो उसे हम कहते हैं मसल एट्रॉफी, ठीक है। मसल हाइपरट्रॉफी में जो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं वो सेम रहते हैं, अलबत्ता उन मसल फाइबर्स का मास इंक्रीज कर जाता है, ठीक। स्ट्रक्चर आपने थोड़ा सा ज़हन में लेके आना है। मसल इज मेड अप ऑफ सेवरल मसल फाइबर्स, ठीक है, और मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ सेवरल मायोफिब्रिल्स। ये चीज़ अगर मैं आपको दोबारा पीछे दिखा दूँ, हमने शुरू में स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ये वाला, तो ये यहाँ पे आप देखिएगा, एक मसल बहुत सारे मसल फाइबर्स का बना होता है और एक मसल फाइबर्स बहुत सारे मायोफिब्रिल्स का बना हुआ होता है। तो अगर एक मसल पहले 25 मसल फाइबर का बना हुआ था ना, अभी भी वो 25 मसल फाइबर का ही बना रहेगा, लेकिन अब मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल की तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से मसल फाइबर मोटा हो गया, मसल फाइबर बड़ा हो गया। पहले 25 पतले मसल फाइबर थे, अब 25 बड़े मसल फाइबर होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल मसल का मास इंक्रीज कर जाएगा। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, मायोफिब्रिल्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है,
मसल फाइबर का नंबर इंक्रीज नहीं करता हाइपरट्रॉफी में। समझ आ गई बात की। और मायोफिब्रिल का नंबर इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि एक्टिन और मायोसिन बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बढ़ जाएंगी। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस है वो ज़्यादा स्पीड से होना शुरू होगा। यहीं पे वो कह रहे हैं रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो एंजाइम्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो एंजाइम सिस्टम्स भी इंक्रीज कर जाते हैं, सारी मशीनरी इंक्रीज कर जाती है, मसल फाइबर बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक हो गई बात। ये सारा कुछ होता है अगर हम मसल को ज़्यादा यूज़ करें। इस तरह बॉडी बिल्डिंग में करते हैं, मसल को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मसल हाइपरट्रॉफी होती है, मसल का साइज इंक्रीज कर जाता है। और अगर हम मसल को कम यूज़ करें, मसल रिमेन अनयूज फॉर मेनी वीक्स, तो आहिस्ता आहिस्ता मसल का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, मसल के फाइबर्स के अंदर से एक्टिन मायोसिन कम होना शुरू कर देता है, मसल के फाइबर्स पतले होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब मसल एट्रोफी के लिए एटीपी भी यूज़ हो रही है, तो इसके लिए पाथवे है, उसका नाम है एटीपी डिपेंडेंट यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। प्रोटियोसोम का काम क्या है, ये देखता है कि जो प्रोटीन्स बेकार में पड़ी होती हैं उन प्रोटीन्स को तबाह कर देता है। ठीक हो गया। और यूबिक्विटिन का काम क्या है, ये प्रोटियोसोम को बताता है भाई तुम्हारी जरूरत इस सेल में भी है, इधर भी जाओ इधर भी जाओ, तो ये बताता है किस सेल में प्रोटियोसोम एक्शन की जरूरत है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट ऑफ मसल लेंथ। सीधी सी बात है, अगर एक मसल बार बार बहुत स्ट्रेच हो रहा है तो उसके मसल फाइबर्स के अंदर सार्कोमेयर की तादाद बढ़ जाएगी और मसल की लेंथ लंबी हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई मसल बहुत अरसा स्ट्रेच ही नहीं होता, वो मतलब कॉन्ट्रैक्टेड ही रहता है, तो उसके अंदर सार्कोमेयर की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता मसल छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आता है हाइपरप्लेजिया ऑफ मसल फाइबर्स। हाइपरट्रॉफी थी, मसल फाइबर्स की तादाद सेम थी, अलबत्ता मसल फाइबर्स का मास इंक्रीज कर गया था। ठीक है। हाइपरप्लेजिया में मसल फाइबर्स की तादाद इंक्रीज कर जाती है। ठीक हो गया। तो हाइपरप्लेजिया क्या है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। सिंपल। आगे चलते हैं, मसल डीनर्वेशन कॉजेज रैपिड एट्रोफी। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मसल यूज नहीं हो रहा तो उसकी मसल एट्रोफी हो जाती है, यानी वो मसल साइज में डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी मसल की डीनर्वेशन हो गई है, यानी मसल को जो नर्व सप्लाई कर रही थी वो नर्व ही टूट गई, वो नर्व सप्लाई खत्म हो गई, तो जाहिर बात है वो मसल बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। और डेफिनेटली जब मसल यूज नहीं होगा तो मसल की एट्रोफी हो जाएगी। इसलिए जो भी मसल डीनर्वेशन, जिसकी भी मसल डीनर्वेशन होती है उसमें रैपिड एट्रोफी होना शुरू होती है, मसल तेजी से खत्म होना शुरू होता है। ये आपको याद होगा, प्रोटियोसोम का एक्शन होना शुरू होता है, प्रोटीन्स तबाह होना शुरू हो जाती हैं, ये वाले काम यानी एट्रोफी शुरू हो जाती है अगर डीनर्वेशन हो गई है। जाहिर बात है नर्व सप्लाई नहीं जा रही तो मसल ने काम तो करना ही नहीं है। इवन फाइनल स्टेज ऑफ मसल डीनर्वेशन में ऐसा भी होना शुरू होता है कि मसल फाइबर्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह फिब्रस और फैटी टिश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। यानी पहले तो हम मसल फाइबर के अंदर प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे ना ताकि मसल फाइबर का मास कम हो जाए। अब ये हो गया कि मसल फाइबर सिरे से ही खत्म हो गया और उसकी जगह फिब्रस और फैटी टिश्यू आ गए। फिर ये जो फिब्रस टिश्यू है ये आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं, साइज में छोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह तो यार मसल ही छोटा सा होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्चर को अवॉइड करने के लिए जब किसी का पैरालिसिस होता है, मिसाल के तौर पे किसी बंदे का बाजू पैरालाइज हो गया है, तो उसके बाजू के तो मसल तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिप्लेस होना शुरू हो जाएगा और करते करते मसल छोटा होना शुरू हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए हम फिजियोथेरेपी करते हैं जिसमें हम खुद उसके बाजू को पकड़ के तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ताकि मसल थोड़ा बहुत यूज होता रहे, ये कॉन्ट्रैक्चर वाला काम ना शुरू हो जाए। ठीक हो गया। तो ये आपने देख लिया कि मसल डिनर्वेशन ने किस तरह से मसल को तबाह कर दिया है, बल्कि मसल आहिस्ता आहिस्ता सिरे ही खत्म होना शुरू हो जाता है। फिर आते हैं हम रिकवरी की तरफ। तो रिकवरी और मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड पोलियोमाइलाइटिस। अच्छा, इसमें मैक्रो मोटर यूनिट्स किस तरह से बनते हैं ये मैं व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करता हूँ। ये आप समझ लें कि मैंने कई मोटर यूनिट शो कर दिए एक मसल में। एक ये ब्लू मोटर यूनिट है जिसमें ये नर्व आके इन 3 मसल फाइबर को सप्लाई कर रही है। इसी तरह ये ब्लैक भी एक मोटर यूनिट है जिसमें ये नर्व आ रही है और ये 3 ब्लैक वाले मसल फाइबर को सप्लाई कर रही है। ये भी एक मोटर यूनिट है, ये भी एक मोटर यूनिट है। ठीक है। अब कुछ डीनर्वेशन हो गई है, मिसाल के तौर पे ये वाली नर्व तबाह हो गई है, इसी तरह से ये रेड वाली भी नर्व तबाह हो गई है, तो ये जो मसल फाइबर है ये तो पैरालाइज हो गए, ये तो बेचारे काम ही नहीं कर सकते। इसी तरह ये वाले रेड वाले मसल फाइबर भी पैरालाइज हो गए, काम ही नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है, ये जो नर्व है ना जो सही है ये ब्रांचेस प्रोड्यूस करती है और इस मसल फाइबर को भी सप्लाई कर दी इसने इस मसल फाइबर को भी सप्लाई कर दी। ठीक है। तो ये आपने देखा कि अब इस ब्लू वाली नर्व के आगे ज्यादा मसल फाइबर हो गए, एक बड़ा मोटर यूनिट बन गया, इसको हम नाम देते हैं मैक्रो मोटर यूनिट। ठीक है। इसी तरह ये जो ब्लैक वाली नर्व थी ये भी ठीक थी ना, इसने इसको भी ब्रांच दे दी, इसको भी ब्रांच दे दी, ये वाले भी सारे पैरालाइज हो रहे हैं। इसने कहा अच्छा भाई तुम्हें भी मैं ब्रांच दे देता हूँ,
तुम्हें भी मैं ब्रांच दे देता हूँ, तुम्हें भी। अब इस ब्लैक वाले नर्व के हो गए कितने ज़्यादा मसल फाइबर हो गए, तो ये कितना बड़ा मोटर यूनिट बन गया ना, ठीक है। तो ये एक और मैक्रो मोटर यूनिट बन गया, तो ये आपके पास 2 मैक्रो मोटर यूनिट्स बन गए। तो ये आपके पास रिकवरी है, आहिस्ता आहिस्ता मसल की कॉन्ट्रैक्शन बेहतर हो जाती है, ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं रिगर मोर्टिस की तरफ। नेक्स्ट पेज पे एक चीज़ आपको याद होगी, जब मसल को डिनर्वेशन हुई थी या मसल मूवमेंट जीरो हुई थी ना, तो ये आपके पास कॉन्ट्रैक्चर होता है जिसमें मसल बिल्कुल ही तबाह होना शुरू हो जाता है। तो डेथ के भी काफ़ी आवर्स के बाद मसल्स का कॉन्ट्रैक्चर स्टार्ट हो जाता है, मसल्स बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं रिगर मोर्टिस। और वैसे ही आपको पता है कि जो मायोसिन हेड्स होते हैं उनको अटैचमेंट और डिसअटैच होने के लिए एटीपी चाहिए होती है। जब एटीपी नहीं होती तो वो भी जहाँ अटैच है वहाँ अटैच ही रह जाते हैं, तो मसल्स बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरफ। तो बहुत सारे इस तरह के इनहेरिटेड डिसऑर्डर होते हैं जो कि मसल्स की वीकनेस और डीजनरेशन कॉज करते हैं, यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कॉज करते हैं। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये सिर्फ मेल्स में पाई जाती है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसमें बेसिकली जो जीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बना रही होती है वो जीन खराब होती है, यानी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन सही से नहीं बन पा रही होती। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन सही से नहीं बन पा रही होती तो मसल के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। हमें एग्जैक्टली डिस्ट्रोफिन के फंक्शन का तो नहीं पता, बहरहाल ये हमें पता है कि सेल के अंदर की जो कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी होती है उसका बाहर के कनेक्टेड टिश्यू के साथ एक कनेक्शन ये बना रहा होता है डिस्ट्रोफिन। उसके अलावा अगर देखा जाए तो डिस्ट्रोफिन की ये खराबी की वजह से मेम्ब्रेन की कैल्शियम परमेबिलिटी बढ़ जाती है। जब कैल्शियम परमेबिलिटी बढ़ जाती है, कैल्शियम ढेरों ढेर अंदर आना शुरू हो जाता है, मसल डैमेज होता है, मसल फाइबर ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली ऐसे लोगों के अंदर जाहिर बात है मसल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो 12 ईयर्स की एज तक ये लोग व्हील चेयर्स पर आ जाते हैं और अल्टीमेटली 30 ईयर्स की एज तक डेथ हो जाती है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से काम ही नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। अच्छा, एक माइल्ड फॉर्म इसी डिसऑर्डर की है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में थोड़ा यही प्रॉब्लम होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, इंसान थोड़ी ज़्यादा अरसे के लिए ज़िंदा रह पाता है, ठीक हो गया। तो ये आपको उन्होंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बता दी, इनहेरिटेड डिसऑर्डर होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।